सीमा जी, आप क्योंकि पटना से आती हैं, पटना से आपका सफर शुरू होता है, लाखों लोगों के लिए आज आप एक प्रेरणा बन चुकी हैं। समाज सेवा जो आज आप कर रही हैं, ये आपके जीवन का उद्देश्य कैसे बना? सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। और मैं दिल्ली में फर्स्ट टाइम इस तरीके से स्पीच कर रही हूँ। मैं आई ऑलवेज बिलीव इन कर्म, तो थोड़ी बहुत नर्वस हूँ। अगर मैं कुछ गलत बात कर लूँ तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ। मैम, जिनके अच्छे कार्य होते हैं उनकी जुबान से कुछ गलत नहीं निकलता। थैंक यू। तो समाज सेवा का उद्देश्य, जब आप लोगों से मिलते हो, जब आप लोगों से जुड़ते हो, और अच्छा, मैंने आपके, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है, मैंने आपके बहुत सारे सोशल वर्क देखे भी हैं। आप, मुझे लगता है हर दिन, मतलब इनफैक्ट मुझे लगता है कि मेरी फीड में कम से कम 4 बार आप आ रही होती हैं, आपका सोशल वर्क आ रहा होता है। बिल्कुल, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ, आई एम सॉरी, व्हाट्स योर नेम डियर? पूजा यादव। पूजा। तो पूजा, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि सोशल मीडिया पे जैसे आपने आने की बात करी, लोग बोलते रहे कि सेवा करो और बस सेवा ऐसा करना चाहिए, लोगों को मालूम नहीं चलना चाहिए, बट मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि जो आप कर रहे हो, आप लोगों के लिए भी प्रेरणा बढ़ लो और लोग आपको देखें और आपके जैसा कार्य करना चाहें। और आज सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है। जैसा आपने बोला, आप मेरे से, आप दिल्ली में रहते हो, मैं मुंबई में, फिर भी आप मुझे जान रहे हो। और मेरे जैसी बहुत सारी महिलाएं भारत में हैं जो समाज सेवा कर सकती हैं और मुझे देखकर वो करती भी हैं। तो मैं कहती हूँ कि खुद को देखना और प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक समाज सेवा का उद्देश्य जो रहा, मैं बिहार से आती हूँ और बिहार में जहाँ मैं पली बढ़ी हूँ और मुंबई में मैं अभी रहती हूँ, तो मेरा जन्मभूमि बिहार है और कर्मभूमि मुंबई है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं, वो इतने प्रिविलेज नहीं हैं जो वो सपना देखें और पूरा कर सकें। तो अगर आप सक्षम हो, आप कुछ कर सकते हो सोसाइटी के लिए, तो उनका मतलब सहयोग करो, उनके लिए आप आगे, और उनके लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो मुझे एक शक्ति दी और मुझे लगा कि अगर मैं किसी के लाइफ में चेंज कर सकती हूँ, और ऐसे ही मेरा ये जर्नी और पाथ स्टार्ट हुआ। मैम, ये जो आपने मेघाश्री एनजीओ की स्थापना की, इसके पीछे आपका विजन क्या रहा? मतलब क्या सोच थी जिसने आपको प्रेरित किया कि ऐसी एक एनजीओ की स्थापना की जाए जो महिलाएं, बच्चे, उनकी जिंदगी को बदले? और बदलना मतलब आप उनको एक उस दिशा में लेके जा रहे हैं जहां पर वो अपनी जिंदगी को बेहतर पाते हैं। बिल्कुल मेघाश्री, पहले मैं शुरू से, आप बोल सकते हो कि मेरा स्वभाव गिविंग नेचर रहा है और मैं दूसरे के फाउंडेशन के लिए, दूसरे के साथ जुड़कर काम की बहुत सालों तक। बट कोविड के समय में हमारे दोनों बच्चे, जो मेरी बेटी हैं डॉक्टर मेघना और श्रेय, उन लोगों ने बोला, माँ आप दूसरों के लिए करते हो, लेट्स स्टार्ट समथिंग जो आपका विजन है, जिस पे आप काम करना चाहते हो, खास करके बच्चों की पढ़ाई के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो हमने वो फाउंडेशन क्रिएट किया अपने दोनों बच्चों के नाम पे, डॉक्टर मेघना और श्रेय, और उसका नाम मेघाश्रेय हमने रखा। और उसका मीनिंग होता है एक बड़ा सा आश्रय, जहाँ पे आप जरूरतमंद बच्चों को आश्रय दें। और बच्चे मुझे प्यार से माँ बुलाते हैं, मेरे नाम में माँ है। तो लोग कितनी बार पोयम भी लिखे, तो मुझे लगता है कि मेरा उद्देश्य बच्चों का पढ़ाई और वुमेन एम्पावरमेंट पे रहा। आप बात कर रही हैं तो बहुत इमोशनल हो गई हैं, है ना, क्योंकि आप वो कनेक्शन उनके साथ महसूस कर पा रही होंगी। ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जिनकी शिक्षा के लिए आपने प्रयास किया, और बालिका शिक्षा, वुमेन एम्पावरमेंट आपकी प्राथमिकताओं में है। तो अभी तक आप लोगों ने कहाँ तक कामयाबी हासिल की? किस तरह से आप लोग बालिकाओं को शिक्षा देकर उनकी जिंदगी में बदलाव लेकर आ पाए? आपकी एनजीओ कहाँ तक पहुंच पाई इस उद्देश्य में? बिल्कुल, आज बिहार में एक स्कूल है जिसे मैंने अडॉप्ट किया है। जब मैंने उसे अडॉप्ट किया था उस समय 300 गर्ल्स स्टूडेंट थे, और जब मैंने उस स्कूल को अडॉप्ट किया तो आज वहाँ 1000 बच्चियां हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इसके लिए। और आज उनका फ्री एजुकेशन आप बोल सकते हो, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आज वो एटलीस्ट 10th तक का एजुकेशन वो कंप्लीट, जहां उनकी पढ़ाई रुक जाती थी, आज वो कर रहे हैं। और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उन्हें हम टेक्निकल डिग्रीज के लिए, वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, उसके लिए भी, मुंबई में भी हमारे करीब 200 बच्चे हैं जिनका पढ़ाई, स्पोर्ट्स बोल लो, बाकी डिफरेंट स्किल, उसमें भी हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो आज बच्चे अपना एक सही राह पे चल रहे हैं और उनका जो एक एम है एजुकेशन को लेकर, वो कंप्लीट हो रहा है। बीच में
फिनांस की वजह से उनकी पढ़ाई रुक नहीं रही है और बहुत बच्चे अच्छा कर रहे हैं और मुझे वो खुशी देते हैं कि बच्चे आगे बढ़ते हैं तो माँ को तो खुशी होती है और वो आपको माँ मानते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट और आपने पहल शुरू की और वो है सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत। आज महिलाओं के लिए जहां ये एक बड़ी चुनौती हो गई है, आपने उस पे एक बहुत जबरदस्त प्रयास किया है और ये जाहिर तौर पर आपकी काबिले तारीफ इसमें माना जाएगा इस प्रयास के लिए। ये जो जागरूकता आप लोग फैला रहे हैं, इसके लिए कैसे आप लोग प्रयास कर रहे हैं और कहां तक आप लोग पहुंचे? महिलाएं कितना अवेयर हो पाई हैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर? पूजा, जब मैंने ये काम अराउंड 4 इयर्स पहले सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम हमने चालू किया था, तो मैं बात कर रही हूँ, गांव की बात आप छोड़ दें, शहरों में भी पढ़े लिखे वर्ग भी सर्वाइकल कैंसर को लेकर इतने अवेयर नहीं थे। और जैसा मैंने बोला कि मेरी डॉटर जो है डॉक्टर है और उन्होंने बोला कि मम्मा ये इंडिया का 2nd लार्जेस्ट कैंसर विमेंस में है और हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। तो हम लोगों ने डॉक्टर की टीम बनाई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो सर्वाइकल कैंसर की टीम है उनके साथ हम मिले और हम लोगों ने एक प्लान क्रिएट किया जिसमें सबसे पहला हमारा टारगेट था अवेयरनेस को लेके, क्योंकि आप सीधा उनको वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग के लिए बोलते हो, वो रेडी नहीं होते थे। तो हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजेस था, स्पेशली रूरल एरिया में जहां हम लोग जाते थे, लोग बोलते थे इस टाइप की बीमारी हमने सुना नहीं, उनको अवेयर करना, उनको हाइजीन से ये करना कि आप कैसे हो। उस दौरान हमने बहुत सारे टॉयलेट्स भी रूरल एरियाज में बनाए क्योंकि वो लोग बोलते थे आप हाइजीन की बात करते हो, हमारे यहाँ तो टॉयलेट नहीं है मैम, हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे। फिर उनको सैनिटरी नैपकिन सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्हें एडुकेट किया और आज हम लोग बस वो अवेयरनेस और स्क्रीनिंग प्रोग्राम रख रहे हैं, वैक्सीनेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत हद तक आज हम लोग सफल हुए हैं और हमारे ये अवेयरनेस प्रोग्राम के बाद हमारे इस कॉज को सांसद में भी इस पे चर्चा हुई थी और इसके ऊपर काम करने की बात, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद बहुत लोगों ने सर्वाइकल कैंसर के ऊपर काम किए और बहुत लोग आगे आए। मैम, आज हम भारतीय सेना के जवानों के लिए, उनके मजबूत परिवारों को सम्मान देने के लिए एकत्रित हुए और ये हम सभी लोगों के लिए एक बड़ा गौरव का क्षण है। तो सैनिकों, उनके परिवारों के लिए आपकी संस्था का अब तक क्या कुछ योगदान रहा? मेरे दिल में अपने आर्मी, अपने देश के सेना के लिए मुझे लगता है यहाँ मौजूद हर कोई, हर भारतीयों को है, उनके लिए जितना किया जाए उतना कम है। और मेरी संस्था हमेशा आप पुलिस के लिए बोल लें, अपने आर्मी सेना के लिए बोल लें और खास करके उन परिवारों के लिए मुझे बहुत सहानुभूति भी है जिनके परिवार शहीद हो चुके हैं और उनकी फैमिली आज बहुत सफ़र करते हैं और किसी कारणवश हम लोगों का ध्यान उन पे नहीं जाता है। और मैं हर किसी से गुजारिश करती हूँ कि ऐसे एक परिवार के लिए हर एक नागरिक जो सक्षम है उनको आगे आकर एक फैमिली को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे पहचान में ही बहुत सारे ऐसे हैं जिनके परिवार में शहीद हुए हैं, उसके बाद उनके परिवार जो सफ़र करते हैं वो बहुत दुखद बात है। तो मेरे NGO के द्वारा और आज भी हम बहुत सारे फैमिली को यहाँ पे अपनी तरफ से फिनेंशियली थोड़ा हेल्प जो योगदान करना चाहते हैं और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी। और मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हर कोई को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। अच्छा, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक संस्थाओं का, मतलब आपकी संस्था तो काम कर रही है, लेकिन बाकी जो और सामाजिक संस्थाएं, उनका किस तरीके से योगदान और हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सामाजिक जो संस्था हैं उनको इस बारे में आगे बहुत डिफरेंट कॉजेज पे हम लोग काम करते हैं और ये क्योंकि सेना जो है आज हम सुरक्षित महसूस करते हैं, आज चैन की नींद हम सोते हैं क्योंकि वो हमारे लिए दिन और रात करके बॉर्डर पे काम कर रहे हैं। उनको एक जब एश्योरेंस होगा कि नहीं, हम अगर ना रहें और तो हमारे परिवार का देखभाल करने वाला कोई है, तो वो जज्बा कुछ अलग ही लेवल पे होती है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जाहिर तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप जो जिम्मेदारी निभा रही हैं उसके लिए आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं। हाल में महाराष्ट्र गौरव 2026 जैसा प्रतिष्ठित सम्मान आपको मिला। लेकिन मैं जब आपके लिए पढ़ रही थी, आपके बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने जाना कि आपके लिए इस सम्मान से ज्यादा भी और सम्मान है जो मायने रखता है। क्या है वो? बिल्कुल, लोगों के दिलों में जगह, जब लोगों का मुस्कान और जो उनकी दुआएं मुझे मिलती है। सम्मान मिलना, सम्मान जब
आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, वो भी जरूरी है। और मैं हर सम्मान को एक जिम्मेवारी के तौर पे लेती हूँ कि मैं और इससे बेहतर करना है। लेकिन मेरे लिए असली सम्मान वो है कि अगर मैं किसी के चेहरे पे एक मुस्कान लाऊं, मेरी वजह से किसी के जिंदगी में छोटा भी परिवर्तन आता है, तो वो सम्मान सबसे बढ़कर है। सबसे बड़ा पुण्य दरअसल वही होता है जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। अच्छा, आपकी सामाजिक यात्रा जो लगातार आप आगे बढ़ा रही हैं, इसमें ऐसा कोई अनुभव जिसने आपको बहुत इमोशनल कर दिया हो? बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बहुत सारे। मैं कभी कभी बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ जब इंटरव्यू, बिकॉज मैं दिल से बहुत इमोशनल हूँ, मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। नहीं, वो आई कैन सी। और स्पेशली जब सीनियर सिटीजन्स को मैं देखती हूँ। मुंबई में हमारा एक ओल्ड एज होम है, जिसे मैं ओल्ड एज होम नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ वो बड़ों का आदर और संस्कारों का घर, मैंने उसको नाम दिया है। और मैं उन लोगों से जब मिलती हूँ, उनको देखकर ऐसे लगता है कि उनका जो हालत है, लोग अपने आगे बढ़ने के लिए, ये जनरेशन, हम लोग सब कहीं ना कहीं अपने बिजी शेड्यूल में अपने बड़ों को भूल जाते हैं। बहुत ही गलत है। उनका जो अनुभव है और उनका जो आशीर्वाद और प्यार है, जो शक्ति देता है आगे बढ़ने के लिए, मुझे लगता है उनके लिए कुछ करना चाहिए। उनको बेघर ना करें, उनको ओल्ड एज होम में ना भेजें। वो एक इमोशनल मोमेंट होता है। और खास करके लड़कियों का शादी, जैसे बिहार में डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा, जी। वो बहुत ही आज भी है। हम लोग कितने भी पढ़ लिख गए हैं, लेकिन वो सिस्टम आज भी कहीं ना कहीं है, और उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है। और पढ़ा लिखा लो लड़कियों को, फिर भी आपको दहेज देना पड़ता है। तो एक दुखद घटना है और इमोशनल लगता है, क्योंकि मैं खुद एक लड़की की माँ हूँ और हमने वो फेस नहीं किया, बट जो बच्चे फेस करते हैं, तो माँ बाप के लिए भी और लड़की के लिए भी बहुत मतलब सैड पार्ट है। तो ये सारी चेंजेस होनी चाहिए। जो जीवन का लक्ष्य आपने बनाया, वही लोगों की जिंदगी का ध्येय हो, इसके लिए आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, एक अच्छा पर्पस होना चाहिए, उस पर्पस पे काम होना चाहिए। आदमी को हमेशा ग्रैटिट्यूड के साथ, एक उद्देश्य के साथ जीवन में आगे चलना चाहिए। मेरी जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत कुछ योगदान कर सकती हैं, और बच्चे जो आने वाली जनरेशन है, मुझे लगता है कि वो लोग कभी कभी क्या होता है, फेलियर के डर से फेल हो जाएंगे, ये काम ना करें। तो मैं अपने यूथ से हमेशा ये बोलती हूँ कि फेलियर होने से डरो नहीं। जो भी आप सपने देखे हो उसके ऊपर काम करो, कोशिश करो। अगर फेल भी होते हो तो फिर से कोशिश करने वाले हो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और तो बस कोशिश करो, अच्छे रास्ते पे चलो, और अपने स्पिरिचुअलिटी से दूर नहीं रहो, अपने जड़ से जुड़े रहो। ये सारी चीजें हैं जिसके साथ अगर हम चलें तो जीवन काफी आसान हो जाता है और एक मकसद पूर्ण हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी अच्छी बातें हमारे जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं और जो हमारे दर्शक भी हमें देख रहे हैं, उनके लिए कहने के लिए, उनको बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।